हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज बच्चों हम लोग जो एएस रिवाइज करने जा रहे थे, एएस 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जल्दी से बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को 4 कैटेगरी में बच्चों बांटा गया। दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन लोन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसे फॉरेन लोन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का ही हिस्सा है, लेकिन उसको अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया। तो मैं चारों कैटेगरी में क्या ट्रीटमेंट है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले कुछ डेफिनेशन हमको रिवाइज करना है और रटने की कोशिश नहीं करना। तो उसका मतलब क्या तो आपको समझना है बच्चों। तो व्हाट मीन बाय एक्सचेंज रेट, भाई एक हम दो करेंसी में एक्सचेंज करते तो फॉरेन करेंसी के लिए वो कितने पैसे देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हम हमारे लिए इंडियन करेंसी, हमारी जो रिपोर्टिंग करेंसी दैट इज इंडियन रुपीज, तो फॉरेन करेंसी फॉर एग्जांपल यूएस के लिए हमको $1 के लिए कितने देना है, तो दैट एक्सचेंज रेशियो। दो करेंसी जब एक्सचेंज करते तो कितने, उसको एक्सचेंज रेशियो कहते हैं कि कितना हमको फॉरेन करेंसी के लिए देना होगा। नाउ फॉरेन दैट इज एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी। हमारे लिए रिपोर्टिंग करेंसी हमारी इंडियन करेंसी बेटा, उसके अलावा दुनिया की सारी करेंसी हमारे लिए कौन सी, दैट इज फॉरेन करेंसी। एवरेज रेट, तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है क्योंकि एवरेज रेट हमको दे देता है क्वेश्चन में, तो उसका भी क्या ट्रीटमेंट है मैं बात करूं। दैट इज एवरेज रेट। स्पॉट रेट, दैट इज द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लोजिंग रेट, जो कि रेट ऑफ एक्सचेंज दैट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, जो बैलेंस शीट डेट का जो एक्सचेंज रेट है क्लोजिंग रेट कहते हैं। मॉनेटरी आइटम होता है कि मनी हेल्ड, मनी हेल्ड का मतलब क्या होता है ना, कैश। एंड एसेट एंड लायबिलिटी टू बी रिसीव और पेड इन फिक्स और डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। तो भाई कैश तो आपका मॉनेटरी आइटम है ही बेटा, उसके अलावा कोई फिक्स और डिटरमिनेबल अमाउंट है, ठीक है, वो ऐसे रिसीवेबल हो या पेएबल, उससे हम मॉनेटरी आइटम कहते हैं। फिक्स और डिटरमिनेबल मतलब हमें पता है कितना लेना है कितना देना है। फॉर एग्जांपल बैंक लोन हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ऑल दीज आर मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होता है, वो आइटम जो कि मॉनेटरी आइटम नहीं है, उसे हम किस नाम से बुलाते हैं, नॉन मॉनेटरी। अब आप बोलेंगे सर डेफिनेशन की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट आगे रहेगा ना। फॉरेन ऑपरेशन, तो फॉरेन में हमारा बिजनेस है बेटा, फॉरेन में हमारा क्या बिजनेस है, तो दैट इज सब्सिडरी हो गया या एसोसिएट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, ब्रांच हो गई है, जो हमारी फॉरेन कंट्री से कहते हैं फॉरेन ऑपरेशन। नाउ हियर दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल बेसिकली हमारा एक्सपांशन होता है, जो हम एक्टिविटी करते हैं वही एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंडेंट है, उसको पैसे की जरूरत है, कोई गुड्स हम ही भेज रहे हैं, ठीक है। नॉन इंटीग्रल जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट वो अपना फॉरेन में कर रहा है हमारी ब्रांच, लेकिन इंडिपेंडेंटली वहां पे ऑपरेट वो कर रहा है। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे बच्चे। अब यहाँ पे इस चैप्टर को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। तो पहले हम लोग बात करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। व्हाट डू मीन बाय फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन करे फॉरेन करेंसी में, कुछ हमें लेना या देना, लेन देन जो हम बोलेंगे वो फॉरेन करेंसी में होगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज इंपोर्ट करी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ जो भी पैसा लेना देना है वो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या हमारा कोई बिजनेस है फॉरेन में ना, हमारा कोई फॉरेन में बिजनेस नहीं है। हम ट्रांजैक्शन की बात करें, ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे। तो ऑपरेशन एक अलग चीज होती है, हमारा फॉरेन में बिजनेस है, हम यहाँ पे ऑपरेशन की बात नहीं करें, वो बिजनेस होता है। जब हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, कई बार होता है कि हम गुड्स परचेज करते बेटा, कोई मटेरियल परचेज करे फॉरेन से क्योंकि सस्ता मिल रहा है, या हमने एक्सपोर्ट करे तो हमने गुड्स यहाँ से भेजे तो हमें पैसा लेना रहेगा, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करें तो उसका सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होगा। अब सेटलमेंट जब पैसे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ कहा है, मैं वहां पे भी बात करूंगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा जब सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में हमारा होता है ना, फॉरेन करेंसी कई लोग रिजर्व करके भी अपने पास रख लेते हैं। द रीजन इज दैट क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएट होती है। वी नो दैट कि हमारी इंडियन करेंसी जो अगेंस्ट डॉलर बहुत ज्यादा वीक होते जा रही है, तो कई लोग पहले से कुछ डॉलर अपने रिजर्व भी करके रखते हैं। एनीवेज, सो विल स्टार्ट फर्स्ट विद कुछ करेंसी थी जो इतना फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम सेइंग दैट हियर, जैसे यूएई की करेंसी अगर मैं कहूँ तो वो एक कंट्री है, तो उनका डॉलर जिस प्रपोर्शन में चलता है उतना ही लगभग वैसे ही चलता है। तो पहले एक दिरहम्स के लिए, देयर करेंसी इज दिरहम्स बेटा, तो यूएई दिरहम्स, अगर आप कभी दुबई घूमने जाओगे तो आप देखोगे आपको दिरहम्स वहां करेंसी चल रही है। तो पहले एक दिरहम बहुत चीप हुआ करता, मतलब 12-13 रुपए हमको देना होता था। जो मेरे को ख्याल है जब मैं सीए बना था 2011 में, जब एक्सचेंज जब का हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे कह रहा हूँ, लेकिन अंदाजे से कह रहा हूँ, जब एक दिरहम के लिए हमको 13 रुपीज कुछ देना पड़ता था ऑन एन एवरेज पे। आज एक दिरहम के लिए 23-24 रुपीज देना पड़ रहा है। ओके, एनीवेज, तो दिस इज एक्सचेंज रेशियोज। तो फॉरेन करेंसी के लिए आप कितना पे करना पड़ रहा है। ओके, नाउ हियर पहला फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, तो ख्याल रखना बेटा, इनिशियली हमको रिकॉग्नाइज ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट पे कर रहे हैं, स्पॉट रेट दैट इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, लेकिन आप एवरेज रेट पे भी कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिए क्लू देंगे। तो एवरेज एक्सचेंज रेट commonly used for transaction, however they can be unreliable due to significant rate fluctuation। बहुत ज्यादा रेट फ्लक्चुएट होती है तो फिर बेहतर नहीं, फिर स्पॉट रेट ही अच्छा है जिस तारीख को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्लू देता है एवरेज रेट दिया, तो एवरेज रेट भी हम इसको यूज कर सकते हैं।
ये हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज करे। अब बैलेंस शीट डेट आती है तो बैलेंस शीट डेट में हमको ये आइटम देखना है कि ये मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी। अगर वो मॉनेटरी आइटम है तो हमको क्लोजिंग रेट अप्लाई करना है। कौन सा रेट अप्लाई करना है? मॉनेटरी आइटम में कौन सा रेट हमको अप्लाई करना है? क्लोजिंग रेट अप्लाई करना है, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। और अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम अगर वो है तो अब नॉन मॉनेटरी में मॉनेटरी आइटम कौन से? यू नो इट, डेटर्स, क्रेडिटर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ओके, बैंक लोन, ऑल दीज आर मॉनेटरी आइटम। अदर देन मॉनेटरी ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट नॉन मॉनेटरी आइटम। अब नॉन मॉनेटरी में भी दो कैटेगरी थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो जिस कीमत पे ली थी उसी कीमत पे वो लिखा हुआ या डेप्रिशिएट करे। फॉर एग्जांपल आपने क्या फिक्स एसेट परचेज किया तो बस फिक्स एसेट रखा हुआ है, उसका आप डेप्रिशिएट करते हो बस, सिंपल। तो उसके लिए स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट है। तो यार क्लोजिंग रेट नहीं है यहाँ पे, तो स्पॉट रेट दैट इज द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का जो रेट था बेटा वही रेट हमको अभी भी यूज करना रहेगा फॉर द नॉन मॉनेटरी आइटम जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखा। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम कभी कभी होता है कि फेयर वैल्यू पे भी लिखा, तो भैया मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता हूं, फेयर वैल्यू, तो आप फेयर वैल्यू पे कोई चीज लिखी हुई तो वो कहते हैं कि जिस दिन आपने फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन कर तो वो कहते हैं यूज द एक्सचेंज रेट इन द इफेक्ट when determining these value typically at the balance sheet। चीज किस दिन आपने फेयर वैल्यू को फाइंड इट। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। इफ यू रिकॉर्डिंग एट एनआरवी इट मींस इट इज एट अ फेयर वैल्यू। सो उस तारीख को एक्सचेंज रेट क्या था फिर देखना, स्पॉट रेट नहीं देखते, फिर उस तारीख का एक्सचेंज रेट क्या था वो हम देखते बेटा। तो फेयर वैल्यू जनरली बैलेंस शीट डेट को जनरली जिस तारीख को फेयर वैल्यू आपने देखे कैलकुलेट करो उस तारीख का एक्सचेंज रेट लेते, और जनरली हम फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट को देखते। तो ऐसा कोई आइटम तो उसको क्लोजिंग रेट अप्लाई करना है, क्योंकि फेयर वैल्यू जिस तारीख को देख रहे हो फिर उसी तारीख का एक्सचेंज रेट आप लेंगे बेटा। अब आप खुद सोचो कि कुछ आइटम हमने इनिशियली वी हैव रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट एंड बैलेंस शीट डेट, the monetary item at the closing rate, non-monetary historical cost at the spot rate, other than I mean to जो फेयर वैल्यू तो क्लोजिंग रेट पे करे। लेकिन आप अलग अलग रेट यूज करें तो आपको नहीं लगता बेटा कि मैं अगर ट्रायल बैलेंस इमेजिन करो, आप ट्रायल बैलेंस में सारे आइटम्स लिखे हुए और नॉमिनल इनकम एक्सपेंस को एवरेज रेट यूज करा जाता है, ओके। तो आपने रेट यूज करे लेकिन अलग अलग चीजों के लिए अलग रेट है, मॉनेटरी के लिए क्लोजिंग रेट है, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एक्सचेंज रेट यूज करते, तो क्या ट्रायल बैलेंस हमारी मैच होगी? द आंसर इज नो। तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी, तो वो डिफरेंस को हम कहां लेके जाए? डिफरेंस को हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसे फॉरेन एक्सचेंज गेन, फॉरेन एक्सचेंज लॉस के नाम से हम उसको कहते हैं बेटा। अब इस चीज को समझना, मैंने आपसे बात की फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के बारे में बच्चों मैंने आपसे बात की, अब मैं आपसे कह रहा हूं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को, ठीक है। अब मैं आता हूं फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन मतलब हमारा एक्सपांशन, हमारे कोई बिजनेस है फॉरेन में बेटा, जैसे कि कोई हमारी कोई ब्रांच है, वहां पे एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, हमारी सब्सिडरी कंपनी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? फॉरेन ऑपरेशन रहा था बेटा। अगर वो फॉरेन ऑपरेशन रहा तो दो तरह की फॉरेन ऑपरेशन हो सकते हैं बच्चों, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रल? इंटीग्रल का मतलब होता है हमारा एक्सपांशन है बेटा, ठीक है, वो हम पे ही डिपेंडेंट है, उसको हम गुड सप्लाई करते, पैसों की जरूरत है हम उसको भेजते, गुड सेंड करते, उसके पास पैसा आता है वो हमें वापस करता है, तो वो के इंटीग्रल। वो आपको क्वेश्चन में क्लू दे देंगे बेटा कि इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल। लेकिन इंटीग्रल में हमको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का एग्जैक्ट वही ट्रीटमेंट है जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो क्या हमको कुछ नया पढ़ने की जरूरत है? यहाँ पे द आंसर इज नो, हमें नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के जो रूल है बेटा वही इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में वही रूल यहां पे लगते हैं। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में वही रूल यहां पर आपको लगेंगे। अब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में क्या होता है, ध्यान से अपने इस चीज को समझना। जब मैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे, तो अब वो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर, तो सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसके जो है वो आप स्पॉट रेट पे लिखेंगे, जो दैट इज द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। और एसेट और लायबिलिटी में कुछ भी बाइफरगेट हमको नहीं करना है कि मॉनेटरी के नॉन मॉनेटरी, एसेट और लायबिलिटी सारी की सारी हम क्लोजिंग रेट पे हम उसको लिखेंगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर हमको एवरेज रेट पे लिखना है बच्चों, स्पॉट रेट पे लिखना है, और हम कुछ एसेट और लायबिलिटी हमको किस रेट पे लिखना है? क्लोजिंग रेट पे उसको लिखना रहेगा। अब ध्यान से समझना, अभी भी आप ट्रायल बैलेंस इमेजिन करो, आपने कुछ आइटम वहां पे स्पॉट रेट पे लिखे, कुछ क्लोजिंग रेट पे लिखे, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगी? नहीं। तो यहां पर भी तो डिफरेंस आएगा, यस। तो कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अक्यूमुलेटेड इन एफसीटीआर अकाउंट, एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट होता है बेटे। उस एफसीटीआर में, व्हाट इज एफसीटीआर? एक बस बुक्स ऑफ अकाउंट में एक अकाउंट मेंटेन करे जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है। तो अब ये भी तो बात है, थोड़ा इमेजिन, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा, इंटर के स्टूडेंट हो। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस आता है अंडर शेयर होल्डर्स फंड, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़े होंगे, तो शेयर होल्डर्स फंड में आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है, वहां पे ही होगा। लेकिन सर रिजर्व एंड सरप्लस के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि मेरी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस कॉलम ही शॉर्ट जाए, कभी डेबिट बैलेंस कॉलम भी तो शॉर्ट जा सकता है, अग्री, कभी डेबिट बैलेंस कॉलम भी तो शॉर्ट जा सकता है, अग्री। तो क्या सर ये एफसीटीआर फिर के एसेट साइड में लिखेंगे? ना ना ना, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व एसेट साइड में नहीं लिखना है बेटा, उसको डेबिट बैलेंस है एज ए नेगेटिव फिगर अपन उसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में शो करेंगे, ओके। अगर नेगेटिव बैलेंस आता
और क्या ये एफसीटीआर का बैलेंस हमेशा ऐसा रिजर्व एंड सरप्लस में बैठा रहता है? हाँ, ऐसा ही रिजर्व एंड सरप्लस में बैठा रहता है जब तक आपका जो फॉरेन ऑपरेशन, उसमें जो भी आपके फॉरेन ऑपरेशन, आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच नहीं देते। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है फॉरेन ऑपरेशन में, उसका बेच नहीं देते, जब तक नहीं बेचते हो एफसीटीआर में रहेगा। अगर पार्शियली बेचो तो पार्शियली यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम एफसीटीआर टू पीएनएल अकाउंट। पूरा फॉरेन ऑपरेशन बेच दो, पूरा यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम एफसीटीआर टू पीएनएल अकाउंट। समझ में आई चीज बेटा? अदरवाइज अब आपका एफसीटीआर में रहेगा। चलो फटाक से क्विक अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रहा तो आपने क्या बोला, इनिशियली किस पे लिखना है अपने को? स्पॉट रेट पे। एवरेज रेट भी चलता है। बैलेंस शीट डेट पे क्या बोलेगा? मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी इन जनरल कॉस्ट। आपको स्पॉट रेट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, स्पॉट रेट पे कोई चीज का फेयर वैल्यू पे आप उसका वैल्यूएशन करो, जिस तारीख को आपने फेयर वैल्यू का वैल्यूएशन करो उस तारीख का एक्सचेंज रेट, जो कि जनरली बैलेंस शीट डेट होती है। और आपके ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस, दैट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ फॉरेन ऑपरेशन, देयर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का कुछ भी नहीं पढ़ने के, एग्जैक्ट वही ट्रीटमेंट जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में हम देखते हैं। नॉन इंटीग्रल में क्या करना है बच्चों? हमको इनकम एक्सपेंडिचर को यहाँ पे स्पॉट रेट पे लिखना है, और हमको एसेट और लायबिलिटी को, कोई भी एसेट हो, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी जो भी है, उसमें हमें क्लोजिंग रेट पे लिखना है। अगर हमारा डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस, दैट विल ट्रांसफर एफसीटीआर अकाउंट, दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट। अगर क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व एंड सरप्लस में, अगर डेबिट बैलेंस और रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस, उसको हम शो करेंगे। नाउ क्या एफसीटीआर हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में रहेगा? आंसर इज यस, एफसीटीआर हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में ही वो रहेगा। अनलेस एंड अनटिल अगर आपने जो फॉरेन ऑपरेशंस में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हमने उसको बेच दी, तो आप एफसीटीआर से पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पार्शियली इन्वेस्टमेंट बेचा उस फॉरेन ऑपरेशन को, पार्शियली आपने इस इन्वेस्टमेंट को बेचे, तो पार्शियली ही आप उसको एफसीटीआर से पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब लोन वाले हिस्से में बच्चों हम लोग आते हैं, और लोन के हिस्से को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने उसको, जो लोन, दो कैटेगरी हमारी हो गई बेटा ना, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन लोन। बेसिक ये भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, तो उसको अलग से मैंने यहाँ पे लिखा। अब ध्यान से समझना बेटा, अब फॉरेन लोन को हम कैसे बांट रहे हो, तीन सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो गया, तीनों सिनारियो को हम एक एक करके डिस्कस करिए बेटा। तो फॉरेन लोन हमारे तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म लोन, हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में हो सकता है कि आपने पीपीई के लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए वो लोन ली, या अदर देन पीपी के लिए आपने वो लोन ली, डिपेंड्स। तो हो सकता है कि आपने पीपी के लिए लोन लिया और अदर देन पीपी के लिए आपने वो लोन ली। समझ में आई चीज आपको? अब हमसे यहाँ पे कहते हैं बेटा, फॉरेन लोन हमने यहाँ पे ली, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म, हो सकता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हो सकता है पीपी अदर देन पीपी। अब अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म लोन है तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से समझिए। तो शॉर्ट टर्म लोन हमने लिए, ध्यान से मेरी बात समझते हैं। इनिशियली वी आर टू रिकॉर्डेड स्पॉट रेट, तो उस तारीख को एक्सचेंज रेट था सपोज $1 इक्वल टू ₹80, तो हमने लोन लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट $1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 80, दैट विल कम 80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। अब वो कहते हैं बैलेंस शीट डेट पे यूनिट के सारे मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे लिखना है। अब लोन एक आपका मॉनेटरी आइटम है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लोन की बात करें। बैलेंस शीट डेट पे बेटा मैंने का लोन यहाँ पे सपोज एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू ₹82 हो गया। अब एक्सचेंज रेट बच्चों यहाँ पे $1 हमने तो 80 पे रिकॉर्ड करते लोन को, अब 82 पे कर, मतलब 2 से उसको बढ़ाना है। सो वी आर गोइंग टू क्रेडिट टू अ लोन अकाउंट 2 से, मतलब $1,000 मल्टीप्लाई बाय ₹2, दैट इज गोइंग टू कम 2000। तो क्या एंट्री पास करें? एक्सचेंज लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर एंड लोन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड हियर। समझ में आई? तो लोन को आपने बढ़ा दिया, क्लोजिंग रेट पे लेके आना। लेकिन ये हो गया एक्सचेंज लॉस। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई $1 इक्वल टू 79 हो गया, तो हमने इनिशियली 80 पे रिकॉर्ड करते, अब वो 79 हो गया बेटे, तो हमने ₹1 पर डॉलर कम हो गया, तो हमारी गेन हो गया, लाइबिलिटी कम हो। जो पहले $1 के लिए ₹80 पे करना था, अब बच्चों हमको $1 के लिए कितने रुपए पे करना है? हमको 79 पे करना, हमको ₹1 पर डॉलर कम हो गया। तो हमने $1000 लिए थे, और $1000 मल्टीप्लाई बाय ₹1, दैट विल कम 1000। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड, लोन अकाउंट शुड बी डेबिटेड 1000। तो एक्सचेंज गेन विल बी क्रेडिटेड, हाउ मच है? 1000। तो एक्सचेंज गेन को हमको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हमारा लॉस हुआ तो हो जाएगा पीएल में डेबिट साइड, गेन हो तो हो जाएगा पीएल में क्रेडिट साइड। शॉर्ट टर्म लोन में कुछ नहीं सोचना। लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म लोन में आता, तो लॉन्ग टर्म में हमको देखना है बेटा कि वो किस ले लिया, आपने पीपी के लिए लिया, अदर देन पीपी। तो हम लोग पहले बात करते हैं, हम लोग अदर देन पीपी के लिए बात करते हैं। तो इनिशियली हमने उसको जब लोन ली, तो सेम हमको स्पॉट रेट पे लिखना है। तो हमने $1000 का लोन ली, तो हमने एंट्री पास करे यहाँ पे $1000 मल्टीप्लाई बाय ₹80, दैट इज 80,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब बैलेंस शीट डेट पे है, तो बैलेंस शीट डेट पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग रेट इसको लेना है। अब यहाँ पे क्लोजिंग रेट सपोज 82 है बेटा, तो आप बोलेंगे तो पहले जैसे इसमें क्या फर्क है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने 82 सपोज एक्सचेंज रेट हो गया बेटा, तो हम क्या 80 का 82 हो गया, तो 2 से बड़ा,
तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लेकिन एक दिक्कत आ गई। अब लोग ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेस करने लगे, कहने लगे सर ये तो गलत बात है, लॉन्ग टर्म लोन इसमें हमारी क्या गलती, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है। आपको सोचो ना, बिजनेसमैन की क्या गलती बेटा यहाँ पे, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर फ्लक्चुएट हो तो बिजनेसमैन की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो बिजनेसमैन तो कहेगा कि मेरी क्या गलती, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो नुकसान में पीएनएल में लेके जाओ, पीएनएल में लेके जाओ, प्रॉफिट होगा कम, प्रॉफिट होगा कम, तो भाई कंपनी का इन्वेस्टर बोलेगी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही अच्छा, तो हमारी क्या गलती। तो वो फॉरेन, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ तो हमको लॉन्ग टर्म लोन में वो ऑप्शन देता है कि आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू पीएनएल अकाउंट, इफ यू वांट वी कैन टेक इट टू पीएनएल अकाउंट एज वेल। सो हम पीएनएल अकाउंट में उसको लेके जा सकते हैं, तो हम उसको पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है। या हम चाहे तो उसको एफसीएमआईटीडी अकाउंट में भी लेके जा सकते हैं। तो बोलेंगे सर ये क्या है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, अच्छा एफसीएमआईटीडी अकाउंट, ओके। तो ये क्या होता है सर, ये पीएनएल में नहीं जाता, नहीं ये पीएनएल में नहीं जाता। तो जैसे आपने 2000 रुपए का एक्सचेंज लॉस था तो एफसीएमआईटीडी अकाउंट को डेबिट करें, और सपोज लोन की लाइफ है 4 साल, तो 4 साल में इसको अमोर्टाइज करके पीएनएल अकाउंट में हम उसको लेकर जाएंगे एसएलएम बेसिस पे। तो मतलब एक साथ वो एक्सचेंज लॉस को पीएनएल में लेके नहीं जा रहे, ओवर द पीरियड जितने भी समय बचे उस समय में उसको अमोर्टाइज करते पीएनएल में। अब हर साल ये होता, हो सकता है कभी फेवरेबल हो, कभी अनफेवरेबल, कभी गेन हो, कभी लॉस हो, तो वॉट एवर इट इज हियर, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन शॉट टू पीएनएल अकाउंट, व्हाट वी कैन डू ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द लोन, ओवर द तो एसएलएम बेसिस पे मतलब पीएनएल लेकर जाते। अब मैंने कहा कि सपोज एक्सचेंज रेट बच्चों वहां पे 79 हो गया $1, तो मैं कहता हूँ $1 इक्वल्स टू 79 हो गया, तो हमारा यहाँ पे फायदा हो गया, जो $1 के लिए हमको 80 रुपीज पे करता 79 देना है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी शुड बी डेबिटेड, लोन अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू अगेन एक्सचेंज गेन वी कैन टेक इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एफसीएमआईटीडी अकाउंट को हम कहां पर लेके जा सकते हैं, एफसीएमआईटीडी अकाउंट में हम उसको क्रेडिट कर सकते हैं बेटा। अब ख्याल रखना एफसीएमआईटीडी अकाउंट भी रिजर्व एंड सरप्लस का ही हिस्सा ये होता है, ओके। तो एफसीएमआईटीडी अकाउंट को आप यहाँ पे आप इसको वही अगर आपने क्रेडिट हो तो क्रेडिट कर देंगे बेटा, जो भी हो आप इस तरीके से आपके एफसीएमआईटीडी अकाउंट में लेके जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू पीएनएल अकाउंट डायरेक्टली। लेकिन जो भी लोन की लाइफ होती है यहाँ पे कहते हैं अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ लोन ऑन एन एसएलएम बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल। क्या लगता है शॉर्ट टर्म आपको पीएनएल में लेके जाना, लॉन्ग टर्म अदर देन पीपी हो तो वी हैव द ऑप्शन वी कैन टेक टू एफसीएमआईटीडी अकाउंट, वी हैव द ऑप्शन। लेकिन अगर मैंने लोन दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने लोन किसके लिए, पीपी के लिए लोन दिया, तो इनिशियली तो वही हमको रिकॉग्नाइज करना है, उसको स्पॉट रेट सेम वैसा ही है। तो हमने यहाँ पे लोन दिया $1000 मल्टीप्लाई बाय 80, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, फिर हमने पीपी खरीदे, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन बैलेंस शीट डेट पे कहते हैं क्लोजिंग रेट पे ही लोन को लिखना है। लेकिन लोन अगर बैलेंस शीट डेट पे अगर 82 हो गया तो हमारा एक्सचेंज यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि हमें $1 के लिए 80 रुपीज देना, $1 के लिए 82 रुपीज देना है बेटा, तो हमारा $2 पर डॉलर नुकसान हो गया। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है इंक्रीज इन लायबिलिटी शुड बी क्रेडिट, तो लोन अकाउंट को हमने बच्चे यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। लेकिन हमने लोन अकाउंट पे यहाँ पे हमने क्या करे बच्चे यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम जब यहाँ पे डेबिट की बात करें तो क्या हम एक्सचेंज लॉस, तो एक्सचेंज लॉस हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बेटा। लेकिन वी हैव द ऑप्शन, व्हाट ऑप्शन वी हैव हियर, हमारे पास ये ऑप्शन बेटा कि हम इसको पीपी में भी लेके जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री पास किया, लोन था बेटा $1 के पहले मेरे को 80 देना, 80 डू इंक्रीज इन लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, तो लोन को हमने क्रेडिट किया। हम इसे एक्सचेंज लॉस पीएल में लेके जा सकते हैं, लेकिन हमको पीपी के लिए अगर हमने लोन ली तो हमको ऑप्शन देता है कि हम उसको कहां पे लेके जा सकते हैं, पीपी अकाउंट में, मतलब कॉस्ट ऑफ पीपी बढ़ा दो। अच्छा, और यहां पर अगर हमने क्या कि लोन अकाउंट अगर $1 के लिए 79 देना अगर हमको, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी शुड बी डेबिटेड, लोन अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन इट कैन वी कैन टेक इट टू पीएल एज वेल। लेकिन हम चाहे तो कॉस्ट ऑफ पीपी भी कम कर सकते हैं, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन पीएल में बेटा वो आएगा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ पीपी हमारे पास क्या ऑप्शन है, इन द केस ऑफ पीपी हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली पीएनएल में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज गेन और लॉस को कॉस्ट ऑफ पीपी में भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो पीपी में ख्याल रखना सिंपल है। नाउ हियर क्या क्लासिफिकेशन चेंज हो सकते हैं, चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन, यस, कभी इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल हो जाए बेटा, ये नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल हो सकता है ना। तो अगर आप इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन से नॉन इंटीग्रल में जा रहे थे, इंटीग्रल में पहले आप पीएनएल अकाउंट में सारे डिफरेंसेस को लेके जाते थे, नॉन इंटीग्रल में आप क्या करते हो कि जो डिफरेंस आपका आता है, मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, किसके बारे में बात चल रहा है अपने, कौन सा ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो लोन पे मत कंपेयर करना, नॉन इंटीग्रल आपको फॉरेन ऑपरेशन तो आप एफसीटीआर में लेके जाते हो। तो आपने अभी तक पीएनएल में लेके गए, अब आप अगर इफ यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल, नॉनवर्ड्स इट विल गो टू एफसीटीआर। लेकिन आप नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में जा रहे हो, तो अभी तक तो एफसीटीआर में था, आगे चल के पीएल में जाए, लेकिन एफसीटीआर में ही रहेगा जब तक वो फॉरेन ऑपरेशन आप बेचते नहीं। जब आप फॉरेन ऑपरेशन बेच दोगे बेटा, तो देन एफसीटीआर बैलेंस विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, पार्शियली बेचे तो पार्शियली इट विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ओके, अब हम सारी बातें यहाँ पे हमारे करें, लेकिन हमारी एक चीज बस बची हुई, दैट इज लास्ट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
अब आप खुद सोचो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा, अपन तो रिवीजन कर रहे बेटा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है बच्चों? अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है कि हमने कोई फॉरेन से कोई चीज परचेज की, उसमें भी दो तरह के होते हैं। पहले मैं नॉर्मल वाला जो होता है हमारा, उसके बारे में मैं आपसे बात करूं, ओके, हेजिंग वाले के बारे में बात करूं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हमने कोई चीज इंपोर्ट करे बेटा, अगर मैंने कहा कोई चीज इंपोर्ट करो, मैंने कहा उसके पैसे में आपको, चलो अपन ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम इंडिया में बेटा, हमने यहाँ पे यूएस से हमने कोई चीज इंपोर्ट करे, तो आज $1 के मेरे को 60.75 सपोज देना था, ठीक है, मगर मैंने आज पेमेंट नहीं करा, मैंने कहा मैं 4 महीने बाद पेमेंट करूंगा। लेकिन मेरे को डर है कि 4 महीने बाद एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, तो मैंने बैंक के पास गया और मैंने बैंक को कहा देखो मेरे को 4 महीने बाद पेमेंट करना है, आज एक्सचेंज रेट 60.75 है, लेकिन 4 महीने बाद जब मैं पेमेंट करूंगा, मुझे नहीं पता उस तारीख को क्या एक्सचेंज रेट, हम फिक्स कर लेते कि मैं इतने में ही $1 के पैसे दूंगा। सपोज हमने फिक्स करे 62.15, तो आज ही हो गया, आज ही हमने ट्रांजेक्शन करे, आज एक्सचेंज रेट था 60.75, हम बैंक में गए और बैंक से हमने यहाँ पे बात की, बैंक ने हमने बोले कि 4 महीने बाद हमको पेमेंट करना है डॉलर में, हम आपको $1 के लिए फिक्स कर लो, इसको हम फॉरवर्ड रेट के लिए 62.15 फिक्स हो गया बेटा। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको यहाँ पर भी नुकसान हो गया, आज $1 था 60.75 का, अब 4 महीने बाद $1 हो गया 62.15 का, आपका तो सर यहाँ पे नुकसान हो गया, करेक्ट। लेकिन एटलीस्ट नुकसान मेरे को पता है ना, सर्टेन है कि हाँ इतने का नुकसान है, मेरा डिफरेंस 1.4 आ रहा है। भाई ये भी तो हो सकता है आप आर्ग्यू करें नहीं सर 4 महीने बाद हो सकता है एक्सचेंज रेट 59 हो जाए, अभी रुपीज में तो कोई ऐसे दिख नहीं रहा आसार, जब से मैंने होश संभाला कभी भी रुपीज डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग नहीं, वीक ही हुई है, ठीक है, तो हमेशा वीक हुई है। मेरे को आप यू वोंट बिलीव किया, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था, जब एक्सचेंज रेट $1 का 35-40 के बीच में था, मेरे को ख्याल है ये चीज अपने होशो आवाज में, $1 का एक्सचेंज 35-40 था, आज 85 के आसपास है, ठीक है। तो बच्चों वो कभी स्ट्रांग तो होने वाली नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं लगता हो, और वीक ही होती है। तो अब मैंने बोला कोई उम्मीद तो नहीं थी कि $1 के बदले मुझसे 59, हाँ। अब अगर मैंने कहा उसको छोड़ो यहाँ पे का, मगर कोई, अब मैंने कहा एटलीस्ट सर्टेन तो कि $1 63 ना हो जाए, तो मेरे को ज्यादा देना पड़े, उस तारीख को क्या एक्सचेंज रेट है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बैंक से फिक्स कर लिया कि 62.15 एग्जाम्पल मैं दूंगा, तो भाई वो हो गया, इसे कहते हैं फॉरवर्ड रेट। अब क्या हुआ यहाँ पे, इसके आपको अकाउंटिंग नहीं, इसका आपको ट्रीटमेंट बताना है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी प्रीमियम डिस्काउंट, जो भी कम ज्यादा होता है, आपको जो भी डिफरेंस आता है, जो भी इस लोन की लाइफ होती है, इसमें आपको बाइफरगेट करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल, मिस्टर भुवन बाम बॉट अ $30,000 प्लांट ऑन 30th November 24 विच इज पेबल इन 6 मंथ। तो हमने लोन ली बेटा, जो कि लोन नहीं ली, सॉरी, हमने कोई एसेट लिए प्लांट जो कि 6 महीने में हमको उसकी पेमेंट कर रहा है। एंटर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 62.15 पर डॉलर रेट ऑन 30th November 60.75। तो जिस तारीख को ट्रांजेक्शन, उस तारीख को एक्सचेंज रेट 60.75, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें, हमने फिक्स कर ली 62.15, हमारा नुकसान, लेकिन हम सर्टेन एटलीस्ट हमको पता तो है, जो डिफरेंस आ रहा है 62.15 माइनस 60.75, दैट इज कमिंग 1.4। हमने यहाँ पे एसेट ली 1 December को, 6 महीने 31 मई को हमको उसकी पेमेंट करना है। हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, स्पॉट रेट था हमारा 60.75, फॉरवर्ड रेट में 62.15, हमारा नुकसान है 1.4 पर डॉलर। हमने $30,000 के एसेट, तो 42,000 रुपीज का नुकसान है। तो जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है, आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का बेटा, तो उसमें बांट दो, 31 मार्च आ रहा, तो यहाँ पे 4 महीने आ रहे, 31 मार्च के बाद 2 महीने आ रहे, तो आप 42,000 लॉस को यहाँ पे 4:2 में बांट देंगे हम। ये आपको है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज आपको नहीं है सिलेबस में, आपको उसका ट्रीटमेंट, तो क्या ट्रीटमेंट होगा उसका, जो भी हमारा नुकसान हो रहा है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो भी लाइफ है उसमें एलोकेट करता है। अगर बीच में ईयर एंड हो रहा है, जैसे 31 मार्च आ जा रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली बांट लो, यहाँ पे 4 महीने इस साल आ रहा है, 2 महीने अगले साल, तो 4:2 में हम उसको बांट देंगे। अब मैं आता हूं यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट दैट इज फॉरवर्ड, व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। समझना बेटा कि हेजिंग और स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग दोनों चीज, मतलब हेजिंग एक अलग चीज है, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो हेजिंग का मतलब एक्चुअल में आपने कोई गुड्स परचेज करे, एसेट परचेज करे, कोई चीज बेचे, एक्चुअल में कुछ हुआ। यहाँ पे एक्चुअल में आपने कोई गुड्स और एसेट को भी परचेज यहाँ पे नहीं करे बेटा, ये स्पेकुलेशन एक तरह का जुआ और लीगल जुआ है और कुछ नहीं। तो आप बैंक में, अगर आपने बैंक में बोले जाके कि भाई मैं 4 महीने बाद आऊंगा, $1 का रेट अपन यहाँ पे फिक्स करते, उस तारीख को जो भी, आज में कोई फायदा और नुकसान आज नहीं करता बेटा, क्योंकि आज हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट तो हमने फिक्स कर लिया, सपोज लेट से 80 रुपीज, मैं आऊंगा 4 महीने बाद, उस तारीख को अगर 82 रुपीज मैंने बॉट करा, सब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने परचेज किया बेटा, तो मैंने कहा सपोज यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने परचेज किया कि मैं $1 के लिए 80 रुपीज दूंगा, ठीक है। अब उस तारीख को मैं आता हूं, उस तारीख को डॉलर का रेट हो गया 82, तो मेरे तो फायदा होगा ना, मैं 80 ही पे करूंगा क्योंकि मैंने उसको फिक्स कर लिया था बेटा, समझ में आई चीज आपको। अब यहाँ पे 75 हो गया, मैंने तो फिक्स 80 पे करा, तो भी मेरे को परचेज 80 में, तो मेरा नुकसान हो, क्योंकि मार्केट में 75 का वो अवेलेबल है बेटा। तो यहाँ पे कोई गुड्स हमने परचेज सेल नहीं करी, ये जुआ है, ये लीगल जुआ है, ठीक है, स्पेकुलेशन हो रहा है।
तो वो हमसे कहता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज इग्नोर। ऑब्वियसली एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट, गेन और लॉस मुझको आज पता ही नहीं, वो तो जब वो पर्टिकुलर डेट आएंगी आपकी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेट, तो उस तारीख को आप कंपेयर करके क्या फिक्स करें, तो उस तारीख को और आपका क्या रेट है। लेकिन बैलेंस शीट डेट पे कहते हैं कि मार्क टू मार्केट प्राइस पे उसको हमको करने के लिए वैल्यू द कॉन्ट्रैक्ट एट दिस करंट मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू आप पे करते बैलेंस शीट डेट पे। लेकिन और उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट डेट पे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड, द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल रेट बेसिकली आप रिकॉर्ड करते पीएनएल अकाउंट में। तो आप क्या लगता है, जब आपका ट्रांजेक्शन हो उस तारीख को आप देखोगे प्रॉफिट और लॉस आपका कितना हो, वो आप पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक हाथ क्वेश्चन हम अभी आईसी के स्टडी मटेरियल में भी है बच्चों। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस, सारी चीजें यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने 11 का यहाँ पे करे। नाउ व्हाट विल डू नाउ हियर, हम आईसी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन अब हम यहाँ पे करेंगे। कहाँ पे गए वो, इतनी सारी फाइल्स ओपन रहती है यहाँ पे, रेगुलर बैच, ईओ बैच, इंटर, फाइनल। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट हियर, just 1 minute. Okay, now here illustration number 1. Classify the following items as monetary, non-monetary. हमको ये पता लगाना monetary है कि नहीं बेटा। ओके, so पहला आपका इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी है वो, ट्रेड रिसीवेबल मॉनिटरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज आल्सो नॉन मॉनिटरी। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर डिटरमिनेबल, फिक्स नहीं होता ना बेटा, वो डिटरमिनेबल मतलब फ्लक्चुएट होती है ना इन्वेस्टमेंट, नॉन मॉनिटरी। पीपी इज आल्सो नॉन मॉनिटरी, तो आप आंसर देखोगे यस ये मॉनिटरी, बाकी सारे नॉन मॉनिटरी। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2, वो कहता है यहाँ पे दैट गुड्स परचेज हियर ऑन 1st of January 20x1 फॉर हाउ मच $15,000, जो एक्सचेंज रेट था 75, फिर 31 मार्च को एक्सचेंज रेट हुआ आपका 74, फिर 7th of जुलाई को सेटलमेंट डेट आपके 73। तो क्या है बच्चों वाला है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू असर्ट इन द लॉस और गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपने ये पहले पहचाना चारों कैटेगरी में से कौन सा बेटा, तो नॉर्मल गुड्स परचेज करते फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो इनिशियली आपने इसको स्पॉट रेट पे लेके $15,000 मल्टीप्लाई बाय 75, तो दैट इज गोइंग टू कम हियर $15,000 multiplied by 75, that will become 11,25,000. You can see 11,25,000. Okay. अब ये मॉनिटरी आइटम है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, सप्लायर इज अ मॉनिटरी आइटम। अब बैलेंस शीट डेट पे 74 हो गया, तो 75 से 74 कम हो गया। जनरली ऐसा होता नहीं एक्सचेंज रेट, ठीक है, रुपीज मतलब एनीवेज वहां पे 74 हो गया बेटा। अब $1 के लिए 74 देना, हमने 75 पे रिकॉर्ड करता है, ₹1 पर डॉलर कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे $15,000 मल्टीप्लाई बाय ₹1 दैट विल कम 15,000। तो हमको सप्लायर लाइबिलिटी कम करना, सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो आप यहाँ पे देखोगे दैट इज 15,000, ये 15,000, क्योंकि यहाँ पे अब रेट हो गया $15,000 मल्टीप्लाई बाय 74, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 74 जो आ रहा है आपका 11,10,000। इनिशियली हमने उसको कितने पे रिकॉग्नाइज करे, 11,25,000। अब उसको कितने पे रिकॉग्नाइज करें, 11,10,000। तो अब आपको यहाँ पे कम करना है उसको, सप्लायर को 15,000 से आप यहाँ दे सकते 15,000। अब वो 74 पे आ गया, अगेन वो फिर आपने डेट ऑफ सेटलमेंट 73 आ गया, तो फिर आप यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ से और कम कर रहे हो। अब देखो $15,000 देना है, लेकिन उस तारीख को एक्सचेंज रेट है 73 बेटा। So 15,000 multiplied by 73, that is coming how much here? 10,95,000, 10,95,000 ये हो गया बेटा। अभी क्या चीज हुई यहाँ पे, 10,95,000 ये हो गया आपका। ओके, अभी कितने से कम हुआ है 15,000? तो अगेन यहाँ पर आप देखो 15,000 से उसने कहा कि हमको आपका गेन हो रहा है, नॉट लॉस, क्योंकि हमको कम देना है। पहले 11,25,000 देना, तो कम होकर 11,10,000 पे, फिर कम होकर 10,95,000 पे आ गया। सिंपल। नाउ हियर वो हमसे कहते हैं कलीम लिमिटेड बोरो $4,50,000 ओके, ये लोन वाला केस है। बोरो मतलब लोन आ गया, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में पीपी अदर देन पीपी देखना, which will be repaid on 31st of July to 20x1। तो शॉर्ट टर्म है यहाँ पे 1st of January को लिए 31st जुलाई को दे रहे। कलीम प्रीपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31st मार्च, ठीक है, चिंटू पिंटू है तो ठीक है, स्पॉट रेट पे लिखेंगे पहले। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट $4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 48। आईसीए भी चेंज नहीं करते, तो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल 48 एक्सचेंज इतिहास हो गया वो। Anyways, 4,50,000 multiplied by 40, that will come 21,60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 21,60,000। अब यहाँ पर 49 हो गया, तो उसको ₹1 पर बढ़ाना है, तो आपको शॉर्ट टर्म लोन है, तो एक्सचेंज लॉस पीएनएल अकाउंट में जाएगा, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो ये आपने $4,50,000 मल्टीप्लाई बाय ₹1, दैट इज 4,50,000। फिर वो यहाँ पे बढ़ गया 49.5। तो अब पहले अपने को आप इसको 2 एंट्री में भी कर सकते थे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि 0.5 से बढ़ा, तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू
आपका द लोन अकाउंट, आप उसको वैसी एंट्री भी पास कर सकते हैं। देन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, वो एंट्री भी पास करता। अब मैं तो वही प्रेफर करता, इसको दो एंट्री में बोलूँ मैं रहता तो मैं ऐसे करता, फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना था वो आपका 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, दैट इज कमिंग है 2,25,000, 2,25,000। फिर लोन अब आपका यहाँ पे बढ़ गया, नाउ आई एम टू पे लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो इस तारीख का एक्सचेंज रेट है 49.5, सो $4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 49.5, दैट इज कमिंग हियर 22,27,000, 22 नहीं 2 करोड़, जस्ट 2 करोड़, 2 करोड़ 22,75,000, 2 करोड़ 22,75,000। ऐसे भी कर सकते थे आप, सिंगल एंट्री भी पास कर सकते थे। ओके, अब यहां पे ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। नाउ हियर इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, राव लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर 1 लाख US डॉलर ऑन 1st of Feb, प्लांट परचेज किया। ठीक है ना, पेबल आफ्टर 3 मंथ बाद इसको पे करते, 1 फरवरी को परचेज किया। ठीक है, 1st of February 2021 सपोज, 3 महीने बाद पे करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर को 3 मंथ्स का। ठीक है, तो फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, तो लेट्स से 1st of April 30th of April। ठीक है, 30th of April, फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है 21। ओके, तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेट था 49.15 और इसका यहाँ पे स्पॉट रेट था 48 पॉइंट, ये क्या बच्चों का क्वेश्चन है, 85। तो ये आपने पढ़ के स्टैंडर्ड 2 में नहीं सर। ठीक है, स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट 0.3 कितना था, $1,00,000, इट इज गोइंग टू कम 30,000, 30,000 2:1 में बांट दो तो 20,000, अभी यहाँ पे लॉस लिखोगे, यहाँ पे 10,000। है क्या क्वेश्चन, सिंपल, स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस निकाले, देखो सिंपल लिखा हुआ है 30,000 20,000 अरे 10,000। ओके, नाउ हियर Mr. A here that yeah Mr. A bought a forward contract for 3 months, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बॉट किया से। ठीक है, तो बेटा ये स्पेकुलेशन वाला केस है, तो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होगा जब अपने को फॉरवर्ड रेट और स्पॉट फॉरवर्ड रेट और सेल रेट पे डिफरेंस देखना है और वो प्रॉफिट और लॉस निकाला है। तो $1 लाख का था ऑन 31st of December, तो वो एट रुपीज, ये आपका हो गया बेटा, ये 47.15 फॉरवर्ड रेट। नाउ व्हेन द एक्सचेंज रेट 47.02, हमको उससे कोई मतलब नहीं स्पॉट रेट से, क्योंकि स्पेकुलेशन का केस है। On 31st December when he closed his books, exchange rate 31st 47.15। ठीक है, on 31st of January he decided to sell the contract, अब sell the contract 47.18 और इसने खरीदा था 47.10, तो 47.18 minus 47.10, that is coming 0.008 multiply by $1 lakh, that is coming here 8,000 is the loss। तो यार प्रॉफिट, सॉरी आपने ज्यादा में बेचे उसको, एक सेकेंड, हाँ ये तो सेल है ना, करेक्ट, प्रॉफिट हुआ बेटा। ठीक है, तो ये सेल था, ये फॉरवर्ड रेट था, ज्यादा में आपने बेचे उसको तो प्रॉफिट हाउ मच, 8,000, सिंपल। नाउ उसके बाद बेटा यहाँ पे ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है, एसेट एंड लायबिलिटीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांच इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की पूरी कहानी लिखना है। इंटीग्रल है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी अपना इंटीग्रल में फॉरेन एक्सचेंज, आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो होता है वही रूल एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में अपने को यहाँ लिखना है। नाउ यार ये ना इलस्ट्रेशन नंबर 7 दे दिया, रेगुलर बैच यूओ बैच में भी कराता है, लेकिन एक्चुअली ये चैप्टर ये ब्रांच चैप्टर का है, और ब्रांच में फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन उसने यहाँ पे डाल दिया, तो बहुत सिंपल है, इसके रूल्स जो फॉरेन ब्रांच में आपको पढ़ाऊंगा तो वो रूल्स ही यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेकिन AS11 में भी उन्होंने दे दिया है, वो AS11 ही बेटा, लेकिन फॉरेन ब्रांच स्पेसिफिकली का अलग सेक्शन होता है, तो उसका क्वेश्चन उसने यहाँ पे ले लिया। ओके, नाउ हियर उसके बाद है बच्चों, ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 8। नाउ हियर A लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग रुपीज 3,000 lakhs on 1st of January 2021, the same was fully financed by foreign currency loan। अच्छा हमने PP लिए लोन, ठीक है, PP वाला तो लॉन्ग टर्म लोन PP, पेबल इन 3 annual equal इंस्टॉलमेंट, एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू ₹40। तो लिए कितना हमने, ये रुपीज में दे दिया उसने पहले, 3,000 लाख है तो हर चीज रुपीज इन लाख से, 40 रुपीज एक्सचेंज रेट था, दैट इज कमिंग हियर 75 lakhs $। ठीक है, नो 75,000 में 3,000, ओके, तो 75
जस्ट मिनट, आपने एक्सचेंज रेट की तो 40 करेक्ट। नाउ आखिरी में 42.5 डॉलर में क्यों लिखा मैं आपको बताऊं। ओके नाउ हियर उसके बाद आखिरी में आपसे कहता है वो दैट इज योर एज ऑन फर्स्ट ऑफ 75 लाख्स है, 75 लाख्स डॉलर है, ठीक है, ये लाख्स में फिगर हुई तो मैंने 75 डॉलर थोड़ी ना लेके कोई 75 लाख्स डॉलर है। ओके तो यहाँ पे फिर बैलेंस शीट, जिसलिए बैलेंस शीट पे 42.50 now on 1st of January 20x1, 31st of December 20x1. First installment was paid on 31st December 20x1. The entire difference for exchange was capitalized. मतलब उसके ऑप्शन है ना पीपी के लिए उसने लिया, they can capitalize. तो जो लोन 40 से बढ़ के 42.5 के 2.5 से बड़ा मल्टीप्लाई है 75 187.5, ये देखो 187.5। तो आपने लिए थे बेटा, आपने 75 लाख डॉलर का लोन लिए थे, एक्सचेंज रेट 42 हो गया 42.5 40 से, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 75 दैट इज कमिंग 187.50 ओके 187.50। अभी बढ़ के यहाँ पर हो गया बच्चों दैट इज योर 187.50। अब उसका आप यहाँ पर मतलब ये 187 से मल्टीप्लाई करा 75 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट इज कमिंग 187 पॉइंट, तो उसे कैपिटलाइज कर दिया उसने। तो उसने बोला इसके ऑप्शन है इफ दे वांट दे कैन टेक इट टू P&L अकाउंट। हैं ये कैसी बातें कर रहा है वो, इंक्लूडिंग देयरफॉर द एंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज लॉस अमाउंटिंग टू 187 लाख शुड बी चार्ज टू P&L। जबरदस्ती नहीं है। एक मिनट, द अबव आंसर हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस द कंपनी हैज नॉट एक्सरसाइज द कैपिटलाइजेशन। अरे बोल रहा है बोल फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कैपिटलाइज, बोल रहा है बेचारा कैपिटलाइज करा, ठीक है चलो कोई नहीं, उसका P&L में लेके जा सकते कैपिटल। हाउएवर इफ द कंपनी ऑफ टू अवेल द बेनिफिट दैट इज पैराग्राफ 46 ए, बेसिकली इसको बोलते हैं पीपी में जो ऑप्शन हमें देता है कैपिटलाइज करने का, इफ दे वांट दे कैन कैपिटलाइज। तो क्वेश्चन एग्जाम में तो दोनों ऑप्शन से बता देना, ठीक है। नाउ हियर A Limited has borrowed $10,000 in foreign currency on 1st of January 20x1 at the rate 5% per annum annual interest and acquired depreciable asset exchange rate are as follow। जब लोन लिए 48 साल के आखिरी में 51, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपने पैरा 46 नॉट अवेल मतलब उनने उसको P&L अकाउंट में लेके चले गए, वो जो हुआ आपने जो नुकसान हुआ। तो पहले आपने लोन लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट $10,000 48 रेट था, साल के आखिरी में कितना हो गया बेटा 51। अब वो इंटरेस्ट भी दे रहे तो आप इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो $10,000 5% एक्सचेंज रेट साल के आखिरी में लेना पड़ेगा क्योंकि आप साल के आखिरी में इंटरेस्ट दे रहे, इसलिए 51 लिया 48 नहीं। अब बेटे जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ पहले जो 48 पे था वो बढ़ के 51 हो गया, तो ₹3 पर डॉलर हमने 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000 P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट। ओके नाउ हियर अगर हमने ऑप्शन अवेल करे सेम ट्रीटमेंट बस यहाँ पर पीपी आ जाएगा, हमने उसको कैपिटलाइज कर दे रहे फॉरेन एक्सचेंज लॉस को, ठीक है। तीसरा वाला उसने क्या बोला, उसने द लोन वाज टेकन टू फाइनेंस द ऑपरेशन ऑफ द एनटीटी FCMITD अकाउंट की बात करा, वो उसने उसके लिए नहीं लिया, पीपी के लिए नहीं लिया, तो FCMITD अकाउंट में उसके पास ये ऑप्शन सिंपल। तो ये इसी के साथ अच्छा इसमें एमसीक्यूज भी करा दो इसके, ये एमसीक्यू हम करते हैं बच्चों वो भी कर लेते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे as per the AS11 asset and liabilities of non-integral foreign operation should be recorded, non-integral है ना, तो it should be recorded at what closing rate, ये opening नहीं, इस सारे closing rate पे लिखते हैं monetary non-monetary। now the debit of the credit balance of FCMITD foreign currency monetary transaction difference account, मैंने कहा था reserve and surplus में लिखते, तो miscellaneous नहीं, reserve and surplus other no, तो answer is B, reserve and surplus में आता। now here now integral if asset of an integral foreign operations carried at cost and depreciation, cost पे था historical cost वाला बेटा आपका integral foreign operation, we are going to record at what आपकी spot rate पे, that is the rate on the date of transaction, average rate नहीं, closing rate नहीं, opening rate नहीं, ठीक है, spot rate पे अपने को करना, that is exchange rate at the date of what transaction। now which of the following can be classified as integral, integral कौन सा है, तो भाई वो जो connection होगा हमसे, branch office serving as an extension of हेड ऑफिस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, ये है इंडिपेंडेंट सब्सिडरी है वो, ये नहीं है इंटीग्रल हमसे जो कनेक्टेड है, ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, भी नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, ये आंसर इज ए जो कि हमारा ऑफिस ब्रांच सर्विंग एज एन एक्सटेंशन है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कन्वर्टेड टू अ क्लोजिंग रेट फॉर द पर्पस फाइनेंशियल, क्लोजिंग रेट अपने को किस में लगाना, इसमें तो ये तो आपका मॉनिटरी आइटम मॉनिटरी सॉरी आपका नॉन मॉनिटरी है, इन्वेंट्री भी ये ना मॉनिटरी, इसके लिए क्लोजिंग रेट लगाना अपने को। इसी के साथ बच्चों हमारा AS11 भी यहाँ पे रिवाइज होता है ना, उसके बाद हम ले लेंगे अकाउंटिंग सब्जेक्ट 12। दैट इज फॉर टुडे, इफ यू लाइक इट तो आप लाइक जरूर करो, वीडियो अपने सीनियर के फ्रेंड से शेयर करो, और कुछ भी आप कहना चाहते हो तो कमेंट जरूर करिए। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।